नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। अपन लास्ट क्लास में पढ़ के चल रहे थे कि वाइटल साइन क्या हैं और वाइटल साइन के बारे में अपन ने पूरा डिस्कशन किया था कि वाइटल साइन क्या होते हैं, और साथ ही में अपन देख रहे थे कि वाइटल साइन कितने थे। उसके बाद में अपन पहली चीज़ के बारे में कुछ डिस्कशन करे थे, और वो पहला अपन ने सबसे पहले डिस्कशन किसके बारे में किया था माय डियर फ्रेंड? टेम्परेचर के बारे में किया था। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी आप सभी जानते हैं, जो कि प्रीवियस क्लास में अपन देख रहे थे। सबसे पहला टॉपिक अपन लेकर चलेंगे, वो लेकर चलेंगे टेम्परेचर। और मैंने टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वो कौन से फैक्टर हैं जो टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जो क्या करवाते थे, थर्मोजेनेसिस करवा रहे थे, और वो कौन से फैक्टर थे जो क्या करवा रहे थे, थर्मोलाइसिस करवा रहे थे। आज अपन जो पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कि टेम्परेचर लेने की सबसे पहले जो साइट होती है वो साइट क्या होती है, और उनके क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, मतलब क्या नुकसान है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा टेम्परेचर लेने के बारे में। और जब टेम्परेचर की साइट की अगर बात करते हैं तो मैंने कल की क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि सबसे पहली साइट कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड? ओरल साइट होती है। कौन सी साइट होती है माय डियर फ्रेंड? ओरल साइट होती है, जहां से क्या लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मोस्ट कॉमन साइट है टेम्परेचर असेसमेंट की। यस और नो? यस। इसके बाद में देखिएगा, अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है और आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सी थी? ओरल थी। अब साथ में देखिएगा, आप लोगों को यहाँ पे अब आपसे पूछा जाता है कि ओरल टेम्परेचर जो लिया जाता है उस थर्मामीटर का नाम क्या होता है। या तो आप लोगों ने अब तक सुना होगा, क्या बोलते हैं उसको, ओरल थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? ओरल थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। और एक ओरल थर्मामीटर होता है, दूसरा थर्मामीटर आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो मोस्ट कॉमन यूज में लिया जा रहा है वो कौन सा है माय डियर फ्रेंड? डिजिटल थर्मामीटर बोलते हैं, या फिर कौन सा थर्मामीटर बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर। अब देखिएगा, इलेक्ट्रिकल और जो डिजिटल थर्मामीटर है, हालांकि आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो थर्मामीटर है, ओरल थर्मामीटर, उसकी शेप क्या होती है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उसमें रीडिंग क्या होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मरकरी है वहां पे वो क्या काम कर रही होती है। फिर आपसे पूछे जा सकते हैं कि जो थर्मामीटर है उसके पार्ट कितने होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि उन पार्ट के नेम क्या होते हैं। इतने क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखिएगा, मैं सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देता हूं। सबसे पहले देखिएगा, जो ओरल थर्मामीटर है उसका शेप देखिएगा। जब भी ओरल थर्मामीटर की बात करते हैं तो उसका शेप क्या होता है माय डियर फ्रेंड? सिलेंड्रिकल शेप होता है। कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। देखिएगा, मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को थर्मामीटर बनाकर बताने की। ऐसे आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा, और ये क्या है? इसका बल्ब है दोस्तों। क्या है? बल्ब है, जो कि क्या करा जाता है, टंग के नीचे क्या किया जाएगा? टंग के नीचे प्रेस किया जाता है। ये कौन सी शेप का होता है माय डियर फ्रेंड? राउंड शेप का होता है। किस शेप का होता है? राउंड शेप का होता है। दूसरी चीज इसके अंदर देखिएगा, यहाँ पे क्या भरी होती है? मरकरी भरी होती है। और इसको आप किस नाम से जानते हैं? बल्ब के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं आप? स्टेम के नाम से जानते हैं। और ये क्या है आप लोगों के सामने? ये है मरकरी। क्या है दोस्तों? मरकरी है। अब देखिएगा, जो बल्ब और स्टीम की मैं बात कर रहा हूं, इस स्टीम पे क्या होता है? ये तो वो पार्ट है जिसको क्या कर दिया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है ओरल कैविटी के अंदर। और ये वो पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है, जो क्या होगा? बाहर होगा। और इस पे क्या चीज लिखी होती है? रीडिंग लिखी होती है। क्या होती है? रीडिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब थर्मामीटर है तो थर्मामीटर की मिनिमम रीडिंग क्या होती है और मैक्सिमम रीडिंग क्या होती है।
या आप लोगों के सामने मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं कि थर्मामीटर की रीडिंग और थर्मामीटर की मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग क्या होती है। जब आपसे मिनिमम रीडिंग के बारे में बात किया जाए तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है माय डियर फ्रेंड। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होती है, रीडिंग होती है। इसके अंदर कहां से स्टार्ट हो रहा है माय डियर फ्रेंड, 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक क्या होती है, इसके अंदर रीडिंग होती है। इसके बाद में मरकरी, आप मरकरी सभी जानते हैं कि मरकरी जो होती है वो एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, थोड़ी सी एनवायरनमेंट के लिए क्या है, जैसे ही आप क्या करेंगे, सेंसिटिव होती है ये। कोई भी एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई भी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे मान लो कोल्ड है तो ये क्या हो जाएगी, जम जाएगी। हॉट है तो ये क्या करती है, फटाफट क्या करेगी, एक्शन होता है। मरकरी क्या करती है, डिनोट करवाती है उस चीज को कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है। उसके बाद में मैं बात कर रहा था पार्ट की, और तो पार्ट की मैंने आपको नाम बताए हैं, बल्ब और स्टेम होता है, और ये दोनों नाम होते हैं बल्ब और स्टेम। अब आपसे पूछा जाता है, इसी में आपसे पूछा जाता है कि आप ओरल जो थर्मामीटर है उस थर्मामीटर को डिसइंफेक्शन जब करते हैं, डिसइंफेक्शन जब करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं, और किसकी हेल्प से करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जब आप क्या कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं, तो उस क्लीन की साइड क्या होगी, कि बल्ब टू स्टेम जाना है कि स्टेम टू बल्ब आना है। तो आप चीज ध्यान नहीं रखिएगा, जब भी आपसे साइड क्लीन की बात करी जाए तो बल्ब टू स्टीम जाना है। कहां जाना है, बल्ब टू स्टीम। इसके बाद में किसकी हेल्प से करते हैं, तो यहां पर 3 चीजें काम में ली जाती है, 3 एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन काम में लिए जाते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, लाइजोल होता है, डिटोल होता है, क्या होता है, लाइजोल होता है, डिटोल होता है, और एक क्या होता है माय डियर फ्रेंड, सेवलोन होता है। क्या होता है, सेवलोन होता है। 1 मिनट, स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड, सेवलोन होता है। अब देखिएगा जो लाइजोल है उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और यहां पर आपसे पूछा जाता है कि लाइजोल का रेशियो बताइए। जब आप क्या कर रहे हैं, ओरल थर्मामीटर को क्लीन कर रहे हैं, तो आपसे जब लाइजोल का रेशियो पूछा जाए तो कितना होता है दोस्तों, 1:40 होता है। अब आपसे यहीं पे पूछा जा रहा है कि 1:40 है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको क्लीन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, फिर वहां पे 3 मिनट आएगा। क्या आएगा माय डियर फ्रेंड, 3 मिनट आएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है डिटोल के बारे में, और अब आपसे पूछा जा रहा है सेवलोन के बारे में। आप डिटोल से पूछा जाता है तो डिटोल का जो रेशियो होता है माय डियर फ्रेंड वो कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120 होता है। और सेवलोन का रेशियो कितना होता है, 140 होता है। कितना होता है दोस्तों, 140 होता है। लेकिन इन दोनों से जब आपका ड्यूरेशन पूछा जाता है तो आप बताइएगा, इन दोनों से जब डिसइंफेक्शन किया जाता है तो कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो सेवलोन है, ये जो लाइजोल है, ये जो डिटोल है, आपको कितने दिन के बाद में जो कंटेनर है जिसमें आपने थर्मामीटर रख रखी है उस कंटेंट को कितने दिन में चेंज कर देना है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 7 डेज के अंदर उस लिक्विड को क्या कर देना है, चेंज कर देना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, और नया कंटेंट आपको क्या कर लेना है, ले लेना है। यस और नो, ये बातें करी है मैंने ओरल थर्मामीटर के बारे में। अब देखिएगा, मैं इसके कुछ एडवांटेज भी आप लोगों को बता देता हूं कि ओरल थर्मामीटर जो आप टेम्परेचर ले रहे हैं, ओरल साइड से ले रहे हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। देखिएगा एक बार, अब देखिएगा सबसे पहले एडवांटेज की मैं बात करूं, और एडवांटेज की जब आप लोगों से बात करी जाती है, मतलब क्या क्या फायदे हैं, उन फायदों के बारे में अगर बात करी जाती है तो सबसे पहली बात क्या आती है दोस्तों, ये सबसे सेफेस्ट मेथड है, सबसे सेफेस्ट मेथड है। दूसरी बात क्या आती है, ये सबसे चीफेस्ट मेथड है। चीफेस्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबसे सस्ता मेथड है। ये क्या है, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है। क्या है माय डियर फ्रेंड, मोस्ट कन्वीनियंट मेथड है। और मोस्ट कन्वीनियंट मेथड क्या होता है कि जो पेशेंट है, जो पर्सन है, वो क्या कर लेगा, इसके लिए इजीली मान जाता है। अब आपसे पूछे जाते हैं कि सर जी आपने एडवांटेज तो बता दिए, लेकिन हमें आप थोड़े से डिसएडवांटेज भी बता दीजिए कि इसके नुकसान क्या हैं। अरे नुकसान तो क्या क्या हैं देख लो।
इधर देख लो नुकसान क्या क्या है। तो नुकसान क्या होंगे माय डियर फ्रेंड, पहला नुकसान तो यही होगा कि किसी पेशेंट को क्या है, ओरल कैविटी का कोई इन्फेक्शन है, ओरल कैविटी का कोई इन्फ्लामेशन है, उस कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते हैं, ओरल थर्मामीटर की हेल्प से क्या नहीं कर पाओगे, टेम्परेचर असिस्ट नहीं कर पाओगे। दूसरी बात देखिएगा, उन पेशेंट में, उन पर्सन में जिनकी एज 6 साल से कम है, मतलब क्या कह रहा हूं कि बच्चों के अंदर कभी भी क्या नहीं लिया जाता है, ओरल थर्मामीटर काम में नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि बच्चे मैच्योर नहीं होते, और अगर आपने थर्मामीटर रख दिया, अगर आपने थर्मामीटर रख दिया तो वो क्या कर देगा, उसको बाइट कर लेगा, च्युइंग कर लेगा, और अगर टूट गया तो मरकरी उसके लिए क्या साबित हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों नंबर 3, और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 3 क्या होगा, सोचिएगा। इसके बाद में उस पर्सन को, ये दो तो आप लोगों ने देख लिए, इसके अलावा और क्या हो सकता है, ओरल कैविटी का इन्फेक्शन है। सेकंड थिंग क्या है, जिसकी एज 6 ईयर्स है। अच्छा, एक चीज और आती है, किसी पेशेंट को क्या है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। क्या है माय डियर फ्रेंड, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, और अगर आप उस पर्सन का टेम्परेचर ओरल कैविटी से ले रहे हैं तो क्या हो सकता है, वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि वो उसको चबा लेगा, और चबा लिया तो मरकरी उसके लिए क्या है, हार्मफुल है। तो ये बात करी है मैंने, एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसके बताए हैं माय डियर फ्रेंड, ओरल थर्मामीटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैंने बताकर चले हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि रेक्टल थर्मामीटर, देखो नाम दोनों सेम होते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि ये क्या है, ये है ओरल थर्मामीटर। जब आपसे पूछा जाएगा रेक्टल थर्मामीटर के बारे में, तो रेक्टल थर्मामीटर थोड़ा क्या होता है, वाइड होता है। क्या होता है, यहाँ जो ये सेफ है वो थोड़ी क्या होती है, बड़ी होती है। रीडिंग वही सेम होती है, 95 to 1.10 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, वही बल्ब होता है, वही स्टेम होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ज़ाइलोकेन जेली की जरूरत, ज़ाइलोकेन जेली की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन जब आप क्या करते हैं, रेक्टल थर्मामीटर यूज करते हैं, तो आपको क्या चाहिए, 2% ज़ाइलोकेन जेली अप्लाई करनी पड़ती है। किस पे, इसके टिप सरफेस पे, ताकि जब इंसर्शन कर रहे हो, जब आप इंसर्ट कर रहे हो थर्मामीटर को, तो इजी वे में क्या हो सके, इंसर्शन हो सके। अब आपसे पूछी जाती है कि साहब जी आप क्या कर रहे हो, रेक्टल थर्मामीटर से क्या कर रहे हो, टेम्परेचर ले रहे हो, लेकिन आपसे पूछा जाएगा, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पोजीशन बताइए, कौन सी पोजीशन काम में लेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, आपने हमेशा याद रखनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी अगर आपसे पूछी जाती है तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन सी पोजीशन काम में लेते हैं, सिम्स लैटरल पोजीशन काम में ली जाती है। कौन सी पोजीशन काम में ली जाती है, सिम्स लैटरल। और अगर आपसे सेकंड प्रायोरिटी पूछी जाती है तो आप बताकर चलिएगा कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन क्या की जाती है। जब टेम्परेचर असिस्ट किया जाता है तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड करी जाती है। यस और नो, यस माय डियर फ्रेंड। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर नंबर मैं 3 आप लोगों को बता देता हूं। मैंने कल एक थर्मामीटर के बारे में जिक्र किया था, 4 हेड थर्मामीटर के बारे में, जो कि गन से लेते हैं। वो ही थर्मामीटर केमिकल थर्मामीटर भी होता है एक, जो भी क्या किया जाता है, 4 हेड से ही लिया जाता है। ये किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, स्ट्रिप थर्मामीटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से भी जाना जाता है, स्ट्रिप थर्मामीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, स्ट्रिप थर्मामीटर का मतलब ये होता है कि आप यहां पे आपके पास में क्या होती है, एक स्ट्रिप ली जाती है, एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसपे डोटेड होते हैं, और आप जब इसको फोरहेड पर लगाते हैं तो इन डोटेड का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये कलर ही जो चेंज हो रहा है, इस डोटेड पे बाहर की तरफ एक रीडिंग लिखी होती है, और जहां तक डोटेड का कलर चेंज हो गया, मान लीजिए यहां तक हो गया, तो ये क्या बता रही है, आपको बता रही है कि इतना टेम्परेचर है पेशेंट को। ये क्या होते हैं, रीयूजेबल नहीं होते, ये एक बार ही यूजेबल होता है। कौन सा थर्मामीटर, केमिकल थर्मामीटर, जो कि फोरहेड से लेते हैं। एक क्या होता है, ईयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, वहां पे भी आप लोगों को क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रिप ही काम में लेते हैं, जो कि क्या करते हैं, ईयर कैनाल में इंसर्शन करी जाती है। और वहां पर हमेशा ध्यान रखना है, किस चीज को अवॉइड करना है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आप क्या कर रहे हैं, ईयर या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से क्या ले रहे हो दोस्तों, टेम्परेचर असिस्ट कर रहे हो, तो मोस्ट कॉमन किस चीज को अवॉइड करना है, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों,
वहां पे प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है जब इंसर्शन कर रहे हो, बिकॉज ऑफ जो ईयर डर्म है, जो ईयर डर्म है वो ईयर डर्म क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। और अगर वो ब्रेक डाउन हो गई तो आप जानते हैं कि आप क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताए हैं कुछ थर्मामीटर, और उन थर्मामीटर के बारे में कुछ एडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज, कैसे इनका यूज किया जाता है, क्या इनकी रीडिंग होती है और किस तरीके से आप असेसमेंट करते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है, देखो आपसे पूछ ली जाती है, एक और चीज पूछ ली जाती है, वो भी मैं आप लोगों को बताकर चलता हूं कि थर्मामीटर की केयर बताएं। क्या बताएं? थर्मामीटर की केयर बताएं। मैंने आप लोगों को एक लाइन तो पहले ही क्लियर कर दी है, और वो कौन सी लाइन क्लियर कर दी है दोस्तों? ये लाइन क्लियर कर दी है कि जो थर्मामीटर का सॉल्यूशन है, जो क्या है, थर्मामीटर का सॉल्यूशन है, वो कितने दिन में चेंज करना है? 7 डेज में आपको क्या कर देना है? चेंज कर देना। दूसरी क्या केयर करनी है? कभी भी थर्मामीटर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ना है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं रखना है, बिकॉज जो मरकरी है वो क्या करेगी? बाहर का टेम्परेचर। दूसरी चीज, यहां पर उसके इन्फेक्टेड होने के चांसेस क्या होंगे? ज्यादा होंगे। ये सुनो, जब भी आप क्या कर रहे हैं, किसी अनोदर पेशेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको यूज करने से पहले आपको क्या करना है? थर्मामीटर को कुछ इस तरीके से क्या करना है? झड़कारना है। जो मरकरी है वो उसकी रीडिंग कहां पर ना पहुंचे, जब तक 94 या फिर 95, मिनिमम 95 तक अगर नहीं पहुंच रही है तो आप वो थर्मामीटर क्या नहीं करें? यूज नहीं करें। ये कुछ चीजें हैं जो आप केयर के रूप में देखकर चलते हैं। अगर थर्मामीटर थोड़ा सा भी क्या है, ब्रेक डाउन है, कहीं से लीक हो रखा है, तो आपको उसको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है? यूज नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट की मरकरी क्या हो सकती है? अंदर जा सकती है। ये कुछ चीजें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। अब देखिएगा, वेरिएशन तो आप सभी जानते हैं कि सर अलग अलग रूट से लेंगे, तो मैंने कल आप लोगों को वेरिएशन बताए थे कि इस रूट से लेंगे तो ऐसे ऐसे वेरिएशन आप लोगों को क्या हो सकते हैं? देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बहुत ही तगड़ी चीज अपन पढ़ने वाले हैं अब टेम्परेचर की। और टेम्परेचर की सबसे खतरनाक चीज क्या होती है माय डियर फ्रेंड? वो होती है, आप सभी जानते हैं, और बहुत क्वेश्चन यहां से निकल कर आते हैं, फीवर। क्या होती है माय डियर फ्रेंड? फीवर। सिंपल भाषा में बोलूं तो क्या होती है? बुखार। अरे क्या होती है दोस्तों? बुखार। ये बुखार होती क्या है, कैसे ये होती है, और बॉडी में किन स्टेज के अंदर बुखार जनरेट होती है, उस बुखार के बारे में अपन पढ़कर चलेंगे। आप लोगों को भी लगता होगा अपने जीवन में कि बहुत सारी बुखार है, वो दूसरी बुखार होती है दोस्तों, फीवर वाली बुखार की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। फीवर वाली बुखार देखिएगा, फीवर की स्टेजेस की अगर बात करूंगा तो फीवर आप लोग ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि स्टेजेज ऑफ फीवर। क्या पूछा जाता है दोस्तों? स्टेजेज ऑफ फीवर के बारे में डिस्कशन किया जाता है। और जब स्टेजेज ऑफ फीवर पूछा जाएगा तो आप लोगों के दिमाग में 3 स्टेज हमेशा जनरेट होनी चाहिए दोस्तों। कितनी स्टेज होनी चाहिए? 3 स्टेज। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है माय डियर फ्रेंड? ऑनसेट स्टेज होती है। अरे कौन सी स्टेज होती है माय डियर फ्रेंड? ऑनसेट स्टेज होती है। ऑनसेट का मतलब तो आप सभी जानते हैं कि वो स्टेज जहां पर किसी चीज का आगमन शुरू हुआ है, किसी इंसान की जिंदगी शुरू हुई है। और यहां पे किसकी जिंदगी शुरू हुई है? बुखार की। बुखार की जिंदगी किस वजह से शुरू हो सकती है? फीवर किस वजह से जनरेट हो सकता है? हो सकता है कोई सेल डैमेज हुई हो सकता है कोई टिश्यू का ब्रेकडाउन हुआ हो सकता है किसी प्रकार का क्या हुआ हो? इन्फेक्शन हुआ हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। नंबर 2 स्टेज क्या होती है दोस्तों? नंबर 2 स्टेज होती है फास्टिंग में। क्या होती है माय डियर फ्रेंड? फास्टिंग में। और फास्टिंग में वो चीज है, फास्टिंग में वो स्टेज है जहां पर इंसान का फीवर का लेवल क्या होता है? पीक पॉइंट पे होता है। कहते हैं ना कि वो अभी अपने जिंदगी के सबसे ऊंचे वाले लेवल पे है, सबसे ऊपर हैं। और आपके नर्सिंग का सबसे पीक लेवल आप लोग जानते हैं कि आपको क्या करना है? नर्सिंग प्रोफेशन बनना है। और बुखार की अगर कोई स्टेज है, वो कौन सी स्टेज होती है? नंबर 2 होती है। और नंबर 2 कौन सी? फास्टिंग में, जहां पर फीवर का टेम्परेचर भले ही कितना भी जा रहा हो, लेकिन जितना भी जा रहा है उसके किस लेवल पे है दोस्तों? पीक लेवल पे है,
टॉप लेवल पे है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, फास्टिंग स्टेज कहते हैं। नंबर 3 स्टेज देखिएगा, और नंबर 3 स्टेज कौन सी आती है माय डियर फ्रेंड, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज से वर्ड से पता चल रहा होगा कि डिक्लाइन स्टेज वो स्टेज है जहां पे टेम्परेचर का क्या होने लग गया है, रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया है। क्या होना स्टार्ट हो गया है, रिडक्शन, या फिर क्या कह सकते हो कि टेम्परेचर क्या होने लग गया है, रिड्यूस होने लग गया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये रिडक्शन है, ये डिक्लाइन स्टेज है, ये स्टेज भी दो प्रकार की होती है, और वो देखिएगा कौन कौन सी होती है। मैं आपको बताता हूं, डिक्लाइन जब भी फीवर होता है तो फीवर डिक्लाइन होने की 2 स्टेज होती है माय डियर फ्रेंड। क्या होती है, 2 स्टेज होती है। डिक्लाइन की कितनी स्टेज बताई है दोस्तों, 2 स्टेज। पहली स्टेज जो है आप लोगों के सामने वो क्या होती है माय डियर फ्रेंड, क्राइसिस होती है। अरे क्या होती है, क्राइसिस होती है। और दूसरी स्टेज कौन सी होती है, लाइसिस होती है। क्या होती है, क्राइसिस होती है और लाइसिस होती है। अब आपसे क्राइसिस के बारे में पूछा जाएगा तो क्राइसिस भी 2 प्रकार का होता है, और पहला क्राइसिस कौन सा है दोस्तों, ट्रू क्राइसिस है, और दूसरा क्राइसिस कौन सा है माय डियर फ्रेंड, फॉल्स क्राइसिस है। कौन सा है, फॉल्स क्राइसिस है। और ये जो लाइसिस है वो एक ही होता है। अब देखो यहां पे फीवर कम हो रहा है, फीवर क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, बट रिड्यूज होने में क्या देख रहे हैं, क्राइसिस के कंडीशन में फीवर क्या होगा, रिड्यूज होगा। फीवर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। लेकिन कंडीशन 2 होगी। पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन वो होगी जहां पे पेशेंट का फीवर रिड्यूज हो रहा है, लेकिन साथ में विथ उसकी जो डिजीज कंडीशन है वो क्या हो रही है, ठीक हो रही है। या फिर क्या बोल दूं, सिंपल भाषा में बोलूंगा तो पेशेंट की जो कंडीशन है वो क्या हो रही है दोस्तों, इंप्रूव हो रही है। अरे क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। उसे क्या बोलते हैं, ट्रू क्राइसिस बोलते हैं। अगर पेशेंट की कंडीशन फीवर तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन विदाउट क्या बोलते हैं, विदाउट क्या हो रहा है, विदाउट पेशेंट कंडीशन इंप्रूव, विदाउट पेशेंट कंडीशन इंप्रूव, उस कंडीशन को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड, फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉल्स क्राइसिस कहते हैं। दोनों समझ में आई बात। क्राइसिस क्या है, क्राइसिस वो सिचुएशन है जहां पे बॉडी का टेम्परेचर कम होएगा। ट्रू क्राइसिस वो है जहां पे बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन है वो भी क्या हो रही है, ठीक हो रही है। और फॉल्स क्राइसिस वो है बॉडी का टेम्परेचर तो कम हो रहा है, बट क्या हो रहा है, डिजीज की जो कंडीशन है वो क्या नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही। लाइसिस देखिएगा दोस्तों, लाइसिस का मतलब जो होता है वो आपको सिंपल भाषा में बता दूं कि फीवर क्या होता है, जिगजैग मैनर के अंदर। किस मैनर के अंदर दोस्तों, जिगजैग मैनर के अंदर कम होता है। उसे कौन सा फीवर बोलते हैं, लाइसिस फीवर बोलते हैं। जिगजैग तो आप सभी जानते हैं, एक बार यहां चढ़ा, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे। जिगजैग मैनर के अंदर फीवर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, लाइसिस बोलते हैं। ये किसकी स्टेजेज बताई है मैंने, किसकी स्टेजेज बताई है दोस्तों, लाइसिस और क्राइसिस और डिक्लाइन स्टेज के बारे में, ट्रू फॉल्स सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आप लोगों के साथ में मैं स्टार्ट करता हूं फीवर। क्या करता हूं दोस्तों, फीवर स्टार्ट करता हूं। देखिएगा फीवर क्या है, फीवर की क्या क्या स्टेजेज हैं, वो फीवर आप लोग देखकर चलिएगा। और फीवर की अगर आपसे बात करी जाती है तो जब आपसे फीवर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप लोगों के दिमाग में एक अलार्म जरूर बजना चाहिए कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया हो, इंक्रीज हो गया हो। क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री से ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया हो। अरे भाई साहब 99 नहीं, मैं कहता हूं कि बॉडी का टेम्परेचर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी है तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल है। बट क्या है, ये रेक्टल से है। और अगर ओरल से बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो गया है, अबाउ हो गया है। क्या हो गया है दोस्तों, अबाउ हो गया है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं।
क्या बोलते हैं दोस्तों? फीवर बोलते हैं। समझ में आई बात? अब फीवर के मैं कुछ आपको इसी में टाइप बताकर चलता हूं कि बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो गया हो, उसे क्या कहते हैं? फीवर कहते हैं। पहला फीवर का टाइप देखिएगा दोस्तों, एक फीवर होता है माइल्ड होता है, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? मॉडरेट होता है। कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड? मॉडरेट होता है। और तीसरा फीवर कौन सा होता है? सीवियर फीवर होता है। कौन सा होता है? सीवियर फीवर होता है। पहला देखिएगा, जहां माइल्ड फीवर की बात करी जाती है, बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री से कितना होगा? 10 मतलब 100 होगा। अगर मॉडरेट की बात करी जा रही है 102 कितना होगा? 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर सीवियर फीवर की बात करी जा रही है तो 103 105 डिग्री होगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गुरुजी बॉडी का टेम्परेचर तो 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी क्या है? ज्यादा है, तो उस कंडीशन को क्या बोलें? तो उस कंडीशन को बताइएगा दोस्तों, क्या बोलोगे? हाइपर पायरेक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपर पायरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। किसको? फीवर का दूसरा नाम है दोस्तों पायरेक्सिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पायरेक्सिया क्या है? फीवर का दूसरा नाम है कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? हाइपर पायरेक्सिया। किसे बोलेंगे? हाइपर पायरेक्सिया उसको बोल देंगे जिसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया हो? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा हो गया हो। माइल्ड क्या है? मॉडरेट क्या है? सीवियर क्या है? समझ में आई बात? यस और नो? यस। अब देखिएगा, आप कह रहे हैं सर ये हाइपर क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हाइपर क्या होता है, हाइपो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हमें पहले बता दो। तो दोस्तों, जब भी आपको पूछा जाता है, कभी भी जिंदगी में दो वर्ड आपके सामने आते हैं, हमेशा आएंगे नर्सिंग में। एक पहला वर्ड क्या होता है? हाइपर होता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है? हाइपो होता है। अगर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाइपरथर्मिया लिखा हुआ है, और अगर आपके सामने लिखा हुआ है हाइपोथर्मिया, तो आप क्या कहेंगे? हाइपरथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज, और हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या है? डिक्रीज है। थर्मिया मतलब थर्मल रेगुलेशन की बात कर रहा है, और थर्मल रेगुलेशन किसकी बात कर रहा है? बॉडी के टेम्परेचर की। अगर बढ़ा हुआ है तो हाइपरथर्मिया, घटा हुआ है तो हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया की मैंने 3 कंडीशन कौन कौन सी बताई है? माइल्ड बताई है, मॉडरेट बताई है, सीवियर बताई है। और अगर सीवियर से जब ज्यादा पूछ लिया जाता है तो उसको क्या बोलोगे दोस्तों? हाइपर पायरेक्सिया बोलोगे। वैसे ही हाइपोथर्मिया की 3 कंडीशन होती है। पहली होती है माइल्ड, दूसरी होती है मॉडरेट, तीसरी होती है सीवियर। अगर बॉडी का टेम्परेचर 92 95 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है तो क्या है दोस्तों? हाइपोथर्मिया में माइल्ड हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर 86 टू 90 डिग्री आ रहा है, अगर 86 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है, माइल्ड हाइपोथर्मिया है। और अगर बॉडी का टेम्परेचर 84 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी क्या आने लग गया है? कम आने लग गया है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सीवियर हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट और कुछ टाइप हैं, वो टाइप भी मैं आप लोगों के सामने लेकर चलता हूं। एक फीवर, अब जो फीवर मैंने बताया था, थोड़ा सा एक और चीज देख लो। जो मैं फीवर बता रहा था आपको, कौन सा फीवर बता रहा था? हाइपर पायरेक्सिया बता रहा था। क्या बता रहा था? हाइपर पायरेक्सिया बता रहा था। हाइपर ही नहीं, हाइपर, जो कितना हो रहा था? 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या हो रहा है? अबव हो रहा है। इसी फीवर को दूसरे नाम से आपसे पूछा जा सकता है, और दूसरा नाम क्या हो सकता है दोस्तों? हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हीट स्ट्रोक के नाम से किस फीवर को जाना जाता है? तो हाइपर पायरेक्सिया। या पूछा जाता है कि हीट स्ट्रोक में बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कितना होता है? तो आपको बताना है कि मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, क्लियर। आप देखिएगा, मैं और फीवर कुछ बता देता हूं साथ ही में चलते हुए। फीवर के बारे में मैं आपको बता ही रहा हूं, तो फीवर के कुछ और टाइप देख लेते हैं। एक फीवर आपके सामने होता है दोस्तों, कांस्टेंट फीवर होता है। कौन सा फीवर होता है दोस्तों? कांस्टेंट फीवर होता है। एक फीवर आपके सामने होगा, इररिवर्स फीवर होगा। इररिवर्स फीवर होगा। तीसरा फीवर आपके सामने कौन सा होगा दोस्तों? रिमिटेंट होगा। क्या होगा माय डियर फ्रेंड? रिमिटेंट फीवर होगा। देखिएगा कांस्टेंट फीवर क्या होता है, इररिवर्स फीवर क्या होता है, रिमिटेंट फीवर क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं? कांस्टेंट फीवर की बात कर रहा हूं। कांस्टेंट का मतलब ही क्या है दोस्तों? लगातार। क्या है माय डियर फ्रेंड? लगातार फीवर क्या है? बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर क्या देखा जा रहा है? वेरिएशन देखा जा रहा है, लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का।
2 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम वेरिएशन देखा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, कुछ दिन के लिए, कुछ डेज के लिए, कुछ हावर्स के लिए, कुछ वीक के लिए कंटिन्यूअसली बना हुआ है। और क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है। उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फीवर के नाम से जानते हैं। इररिवर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, इररिवर्स मतलब रिवर्स तो सीधा, और इररिवर्स जब भी रिवर्स गियर की बात करते हैं तो उल्टी की बात करते हैं, और इररिवर्स फीवर में क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा नॉर्मल से। कि नॉर्मल दुनिया में तो क्या होता था, मॉर्निंग में बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ करता था, लेकिन यहां पे रिवर्स फीवर में क्या होगा, मॉर्निंग में तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा और इवनिंग में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, कम होगा। उस फीवर को किस नाम से जानते हैं, इररिवर्स फीवर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रिमिटेंट फीवर अगर आपसे पूछा जाता है तो रिमिटेंट फीवर में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, कि यहां पर 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा का क्या देखा जा रहा है, वेरिएशन देखा जा रहा है, और फीवर की कंडीशन क्या नहीं हो रही है माय डियर फ्रेंड, नॉर्मल नहीं हो रही है। उस कंडीशन को कौन सा फीवर बोलते हैं, रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं, रिमिटेंट फीवर बोलते हैं। अब रिमिटेंट फीवर के बाद में एक और फीवर आपके सामने आएगा और उसका नाम होता है दोस्तों इंटरमिटेंट फीवर। कौन सा फीवर होता है, इंटरमिटेंट फीवर। यहां पर भी आपको 2 डिग्री का वेरिएशन, मोर देन 2 डिग्री का वेरिएशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा दोस्तों, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में 2 डिग्री का वेरिएशन देखा जा रहा है। कि मैंने सुबह 8 बजे किसी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर लिया, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आया ओरल रूट से, और 2 घंटे बाद में फिर टेम्परेचर लिया मैंने 10 बजे, तो क्या देखने को मिला, मेरे को वेरिएशन देखने को मिला और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट फाइंड आउट किया मैंने टेम्परेचर। हर 2 घंटे बाद में, हर एक इंटरवल के बाद में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा है, नॉर्मल नहीं हो रहा है। उस फीवर को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इंटरमिटेंट फीवर के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या थे दोस्तों, कुछ फीवर और कुछ फीवर के टाइप थे। अब आप लोगों के सामने एक और फीवर आता है, उसकी कुछ स्टेजेज आती है, पूछी जाती हैं आपसे, वो फीवर देखिएगा। आप लोगों ने सुना होगा एक फीवर का नाम होता है दोस्तों राइगर फीवर होता है। और जब राइगर फीवर की बात करी जाती है तो राइगर फीवर का नाम आते ही आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि वह फीवर जो किसके साथ में आ रहा है, शिवरिंग के साथ में आ रहा है, कपकपी छूट रही है, झंझनाहट लग रही है बॉडी में, ठंड लगकर जो फीवर आता है उसे कौन सा बोलते हैं दोस्तों, राइगर फीवर बोलते हैं। और राइगर फीवर की आप लोगों से पूछी जाती है कि स्टेजेज ऑफ राइगर फीवर, और जब आपसे स्टेज पूछी जाती है तो पहली स्टेज आप बताइएगा कौन सी स्टेज होती है माय डियर फ्रेंड, कोल्ड स्टेज होती है। दूसरी कौन सी स्टेज होती है माय डियर फ्रेंड, जब कोल्ड स्टेज होगी तो उसके बाद में कौन सी होगी, दूसरी हॉट स्टेज होगी, और हॉट स्टेज के बाद में कौन सी होती है, स्वेटिंग होती है माय डियर फ्रेंड। अब देखिएगा कोल्ड स्टेज है मतलब बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज है, पेशेंट को क्या चाहिए, आप जब कोल्ड स्टेज में पेशेंट है राइगर फीवर का, उसको ठंड लग रही है, तो आपका क्या काम है, आपका वहां पे पेशेंट को क्या करना है, लीलन प्रोवाइड करने का काम है। लीलन बोले तो कपड़े प्रोवाइड करना है, और साथ में क्या करना है, प्रोवाइड आपको ब्लैंकेट प्रोवाइड करनी है। क्या करनी है, ब्लैंकेट प्रोवाइड करनी है पेशेंट को जो क्या है कोल्ड स्टेज में, इसको ठंड लग रही है। अगर पेशेंट किस में आ गया है, कोल्ड था, उस पेशेंट को आपने कपड़े दे दिए, ब्लैंकेट उड़ा दी, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, उसकी बॉडी से हीट जनरेट होगी कि नहीं होगी। कौन सी स्टेज में आएगा पेशेंट, हॉट स्टेज में आएगा। किस में आएगा, हॉट स्टेज में। और जब पेशेंट हॉट स्टेज में आ रहा है तो जो आप लोगों ने क्या करे थे, ब्लैंकेट उड़ाया था, उस ब्लैंकेट को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और उसके बाद में आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हॉट स्टेज थी, बहुत ज़्यादा बॉडी से क्या निकलने लगा, पसीना निकलने लगा, उसको क्या उनसी स्टेज बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। और जब पेशेंट को स्वेटिंग आ रही हो तो उसके जो लीलन हैं उन लीलन को क्या कर दो, चेंज कर दो, उन कपड़ों को क्या कर दो, चेंज कर दो, ताकि पेशेंट क्या कर सके, कंफर्टेबल फील कर सके। अरे पेशेंट क्या कर सके माय डियर फ्रेंड, कंफर्टेबल फील कर सके। ये वो तीनों स्टेज हैं किसकी दोस्तों, राइगर फीवर की। अरे किसकी बात कर रहा हूँ, राइगर फीवर की। उन तीनों स्टेजेस के बारे में मैंने बताया है आपको। एक आपको मैं बता दूं, एक छोटी सी चीज़ मिस हो गई थी मेरे से, वो मैं आपको बता दूं। एक और थर्मामीटर आप लोगों को काम में लिया जाता है, और वो थर्मामीटर हालांकि नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है,
लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि कई बार दिमाग में आता है कि सर जो वाटर का अपन टेम्परेचर लेते हैं उसको किस थर्मामीटर की हेल्प से लेते हैं। तो उस थर्मामीटर का मैं आपको नाम बता दूं दोस्तों, लोशन थर्मामीटर के नाम से उसको जाना जाता है। और लोशन थर्मामीटर क्या होता है, तो जब वाटर का टेम्परेचर कितना होगा 36 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिएगा ये वो पॉइंट है जहां पे क्या हो जाती है, फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों, फ्रीजिंग होना। और ये वो पॉइंट है जहां पे वाटर क्या होने लग जाता है, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आई बात। तो ये एक थर्मामीटर अपना मिस हो गया था, वो थर्मामीटर आप लोग यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद में मैं आपको कुछ मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ कि अगर फीवर का पेशेंट है तो आपकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए नर्स आप क्या क्या काम करेंगी। किसी भी पेशेंट को क्या आ रहा है, फीवर आ रहा है, और जनरल फीवर में अगर आपसे बात करी जाए तो आप कौन सी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले मान लो किसी पेशेंट को क्या है, फीवर है, और उस कंडीशन में आपको सबसे पहला क्या काम करना है, पेशेंट को क्या करते हैं आप, एक मैं कुछ केयर बता रहा हूं, सारे फीवर की एक साथ बता रहा हूं दोस्तों। देखिएगा सबसे पहला फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या है कि पेशेंट को वेल वेंटिलेटेड रूम प्रोवाइड करें। क्या करें, वेंटिलेटेड रूम प्रोवाइड करें, जहां पे अच्छा वेंटिलेशन हो, जहां पे अच्छा एनवायरमेंट हो, वहां पे पेशेंट को क्या करें, वेंटिलेटेड रूम प्रोवाइड करें। उसके बाद में नंबर 2 क्या करें, अगर फीवर ज़्यादा है तो पेशेंट को क्या करवाएं, कोल्ड स्पंजिंग करवानी होती है। क्या करवानी होती है दोस्तों, कोल्ड स्पंजिंग करवानी होती है। और स्पंजिंग हमेशा किस रूप में करवाएं, टैपिंग में करवाएं। ऐसे नहीं गाँव के तरीके से उठाया कि बेटा तौलिया ले आइए और तौलिया को गीला किया और उसके चिपका कर चले गए। नहीं, कभी भी आप अगर किसी पेशेंट को क्या कर रहे हैं, कोल्ड स्पंजिंग कर रहे हैं तो टैपिंग करें, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर रिमूव आउट करेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर रिमूव आउट करेंगे। ये आपको केयर करनी है। उसके बाद में अगर फीवर उसको ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा सीवियरिंग हो रही है तो पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है दोस्तों, ब्लैंकेट प्रोवाइड करना है। अगर उसके बाद में जो बात आती है वो किसकी बात आती है दोस्तों, आपको पेशेंट को किस चीज़ पे मोस्ट ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। किस पे ध्यान रखना है, न्यूट्रिशन में, क्योंकि जब भी फीवर आएगा तो सेल को डिस्ट्रक्शन करेगा, बॉडी में हीट का क्या होगा, जनरेशन होगा। हीट जनरेट होगी तो सेल क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, सेल क्या होगी, टूटेगी, और एनर्जी जो है वो क्या होगी, कंज्यूम होगी। एनर्जी कंज्यूम होगी तो बॉडी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आप पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, प्रॉपर डाइट नहीं दे रहे हैं, तो पेशेंट की एनर्जी का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हो सकता है उसमें आगे चलकर क्या देखने को मिले, फ्लूइड इम्बैलेंस देखने को मिले। क्या देखने को मिले दोस्तों, फ्लूइड इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी क्या कर सके, डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। ये वो चीजें हैं। इसके बाद में एक नॉर्मल चीज याद रखिएगा, जिंदगी में गांठ बांध लीजिएगा कि कोई भी डिजीज हो, मोस्ट ऑफ प्रेफर जो डाइट करी जाती है वो कौन सी करी जाती है दोस्तों, लिक्विड डाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को प्रोवाइड करें। और एक और बात बता दूं कि न्यूट्रिशन में जब आपसे पूछा जाए, जिस पेशेंट को फीवर है उस पेशेंट को आप अपने बेसिस पर क्या कहें कि भैया 3 लीटर पानी पीना है एक दिन का, कम से कम मिनिमम उसको क्या करें, 3 लीटर वाटर का इंटेक करवाए, जिससे क्या होगा, वाटर उसके जो फ्लूइड है उसको कम से कम मेंटेन करके रखे, जो एक्सक्रिएट हो रहा है हीट क्या हो सके, एक्सक्रिएट करवाई जा सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो नॉर्मली आप लोगों को मैनेजमेंट पे पूछी जाती है। अब आपसे क्या भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कोल्ड एप्लीकेशन होती है। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो होती है हॉट और कोल्ड होती है, आप सभी जानते हैं। हॉट एप्लीकेशन वो है जो क्या करवा रही है, किसी भी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को रिलैक्स करवा देती है, और कोल्ड एप्लीकेशन वो है जहां पर कोई ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करते हैं, मसल्स पर कंप्रेस करते हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड का क्लॉट बन जाता है। तो जो एप्लीकेशन है वो कभी फर्दर क्लास में और पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, और मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।